Assalamu alaikum aspirants, Naya Ramzan is here. I hope you people are in good health. Today I'll discuss the essentials and requisites of writing an outline. I have observed that you people do not follow the proper organized form of writing while attempting any essay, and the first step to understand and comprehend the reality of writing a practical and comprehensive essay is to understand the plan formation. प्लान फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको एग्जामिनर को अपना प्लान पेश करना होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दी ऐसे। और ऐसे का जो एक मेजर इम्पैक्ट होता है वो आउटलाइन से ही शो हो जाता है। अगर आप देखें, आप ऑब्ज़र्व करें तो एग्जामिनर के लिए सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका उस पर जाता है वो आपकी आउटलाइन का जाता है। व्हेन यू पीपल आर राइटिंग एन आउटलाइन तो ये ज़रूरी है कि उसके कुछ एसेंशियल रेक्विजिट्स को पूरा किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे एक हम्बल ओपिनियन में आउटलाइन को बहुत ज़्यादा क्लियर और बाइफर्केटेड होना चाहिए। यानी अगर मैंने आपको टॉपिक असाइन किया है जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की हिस्टोरिकल जेंडर इक्वालिटी की फ़िलासफ़ी या जेंडर इक्वालिटी के कंसेप्ट के बैकग्राउंड को या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करना मेरा ख्याल है बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं था टॉपिक स्टेटमेंट में। टॉपिक स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड ये था कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है या मिथ नहीं है, इस पर आप अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करें। और ये ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं है, ये सब्जेक्टिव ऐसे है। जितने भी सब्जेक्टिव ऐसे होते हैं उनमें एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपना ओपिनियन, अपना एनालिसिस जो है वो एग्जामिनर के साथ ज़रूर शेयर करें। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आउटलाइन में आप उसे क्लियर कर दें कि जो मेरी डायरेक्शन है वो बिल्कुल राइट है। जेंडर इक्वालिटी या टॉपिक स्टेटमेंट के किसी एक लफ्ज़ को पकड़कर ऐसे लिखना या आउटलाइन लिखना, ये एग्जामिनर में बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डालता है और इससे डेफिनेटली आपके मार्क्स की डिडक्शन होती है। तो मैं आपको 3-4 जो है वो पॉइंट्स बताऊंगी जो मुझे उम्मीद है कि जब आप आउटलाइन लिखें तो आप उन्हें फॉलो करें। द वेरी फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। जो वाक़यात, जो इंसिडेंट्स, जो कॉजेज़ या जो फैक्टर्स प्राइमरी होते हैं उन्हें सबसे पहले जो है वो राइट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सेकेंडरी कॉजेज़ को पहले लिखें। मैंने बहुत सारे एसेस की और आउटलाइंस की एवेल्यूएशन के दौरान ये देखा है कि स्टूडेंट्स सेकेंडरी कॉजेज़ को पहले लिख देते हैं, सेकेंडरी कंसीक्वेंसेस को पहले लिखते हैं, जबकि जो प्राइमरी कंसीक्वेंसेस होते हैं या प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, प्राइमरी कॉजेज़ होते हैं, उन्हें बाद में लिखते हैं। अगर आप लिख रहे हैं कि कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, तो नीचे आपको ये बताना चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जो है मेरा ख्याल है, मेरा ये हम्बल ओपिनियन है कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सेकेंडरी कॉजेज़ को पहले लिखते हैं और प्राइमरी बातों को मिस करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं डालता होगा, लेकिन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं आती। और जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ना हो तो ऐसे में कोहेरेंस भी नहीं आती और जो ब्यूटी आनी चाहिए, जो आर्टिकुलेशन शो होनी चाहिए, वो भी नहीं होती। सेकेंडली, आप वोकेबलरी का जो इस्तेमाल करते हैं वो मुझे लगता है कि सिंपल से भी ज़्यादा सिंपल होता है। तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहती कि आप सारे ऐसे ऐसे अल्फाज लिखें जो वॉसिटी क्रिएट करें, लेकिन कम से कम थोड़ी सी एडवांस वोकेबलरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन में एडवांस वोकेबलरी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एडवांस वोकेबलरी सिंपल भी होती है, लेकिन डेफिनेटली आपने वर्बोसिटी नहीं करनी। वर्बोसिटी से परहेज़ करें, ज़्यादा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ना इस्तेमाल करें, थोड़ा सा करें लेकिन करें ज़रूर। थर्डली, मुझे ये लगता है कि जब आप आउटलाइन लिखते हैं तो बाइफिकेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर बाइफिकेशंस। यानी एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाए कि इस टॉपिक पे स्टांस आपका ये था, फिर आपने कॉजेज़ डिस्कस किए या फैक्टर्स डिस्कस किए, फिर इसके बाद आपने कंसीक्वेंसेस बताए और इसके बाद आपने सोल्यूशन सजेस्ट किए, और इसकी बाइफिकेशन इतनी इतनी क्लियरली हुई हो और क्लैरिटी इतनी ज़्यादा हो कि एग्जामिनर को ज़रा भी मुश्किल ना हो आपके टॉपिक स्टेटमेंट पे आपका स्टांस और आपकी डायरेक्शन देखने में। फोर्थली, जो प्रेजेंटेशन आप आउटलाइन में देते हैं वो समटाइम्स बहुत वर्स्ट होती है। यानी आपकी राइटिंग तो वर्स्ट होती ही है, इसके अलावा जो सिमेट्री आनी चाहिए राइटिंग में, प्रेजेंटेशन में और वर्ड्स में, वो मौजूद नहीं होती, जो कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और CSS और PMS के एस्से को पास करने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है। जो एस्पिरेंट एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर जाता है उसे सबसे ज़्यादा एज मिलता है, और जो एग्जामिनर को फैसिलिटेट नहीं कर पाता वो डेफिनेटली लॉस पे रहता है। तो मैं इन इन पॉइंट्स को फिर रिपीट करूँगी
कि आपको बाइफिकेशंस को देखना है, आपको आउटलाइन की ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, बाइफिकेशन देखनी है, आपको एडवांस वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है और क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक सिमेट्री होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, और इसी से जो है ना वो कोहेरेंस बिल्ड होती है। जो सीक्वेंस है उसे मेंटेन करें और आउटलाइन को बहुत ऑर्गेनाइज्ड लिखें, इतना ऑर्गेनाइज लिखें कि उसकी कोहेरेंस मेंटेन रहे, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर पे बहुत अच्छा होता है। ये जो आपका प्लान होता है जिसे आप फॉर्म करते हैं आगे ऐसे लिखने के लिए, ये सबसे पहला इंप्रेशन होता है। दो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बट नॉट द वेरी लास्ट, लेकिन समटाइम्स किसी एस्पिरेंट का फर्स्ट ही लास्ट हो जाता है, इसलिए आउटलाइन लिखते हुए ध्यान करें, अपना ख्याल करें। इसलिए आउटलाइन लिखते हुए ध्यान करें, अपना ख्याल करें। अगर आउटलाइन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आई ट्राई टू आंसर। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।